हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है यश पंडित और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर एक बार हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में। क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज चल रही है बच्चा, इसमें आज हम आ चुके हैं अपनी 7th वीडियो में, जिस लेक्चर में आज हम बात करेंगे AD&AS के कंपोनेंट के बारे में, किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है AD/AS बच्चों के लिए एक अलग सरदर्द बना रहता है। बच्चे कितना ट्राई करते हैं पर फिर भी उनको AD/AS कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपको आज इस चैप्टर के पूरे पॉसिबल आउटकम्स के साथ, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या जहां पर आपको कहीं कहीं डाउट है, तो आज की इस लेक्चर की वीडियो को देखकर आपके वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आप 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ इस चैप्टर को ग्रास्प कर पाएंगे। बच्चे, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। क्योंकि इसके बाद हमारी अभी 5 और वीडियोस आनी बाकी हैं। तो रेगुलर बेसिस पे वीडियो आ रही है, तो कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, आप इसीलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ओपन कर दीजिएगा। और जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी उसके जस्ट बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगा 15 डेज मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट क्रैश कोर्स चैलेंज, एंड आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस if I get a good response from you that you are really interested and keen to do study with us, we will provide you a separate 15 days crash course of business studies as well, because we have lots of time and I am trying to give you the best which you can learn from us. अगर आपने 1.5 महीना बच्चा जब से, देखिए अब से बोर्ड तक कॉन्स्टेंटली अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते चले गए तो मैं गारंटी दे रहा हूं माइक्रो और इंडियन इकोनॉमी तो कंप्लीट करा ही दूंगा, साथ ही साथ आपको BST की भी एक बहुत अच्छी सीरीज मिल जाएगी जिसमें हम वन शॉट रिवीजन करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर्स का, जिसमें हम बात करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड। और अगर मुझे रिस्पॉन्स मिला तो हो सकता है कि हम लाइव क्लास आपके लिए ले आए BST की। तो आप रिस्पॉन्स प्रोवाइड कीजिए, लगना चाहिए कि भाई आप पढ़ना चाहते हैं। देखिए, हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं और अगर आप उसको प्यार नहीं देंगे, उतने वीडियोस को फॉलो नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे लाखों व्यूज़ चाहिए, मैं व्यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं। अगर मेरे पास मेरे 100 बच्चे भी हैं जो बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाके नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उनको पढ़ाने में बहुत खुश हूँ। पर आप रेगुलरली पढ़ते रहिए बच्चा, डाउट पूछिए। सबसे बड़ी कमी यह है कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके डाउट्स ही नहीं आते हैं मेरे पास। ऐसा कैसे हो सकता है यार? इतना अच्छा तो कोई नहीं पढ़ा सकता कि एक बार में चीजें बैठ जाए और बच्चे को दोबारा डाउट ना हो। इसका सिंपल सा ये एग्जांपल है कि आप दोबारा पढ़ते नहीं हैं और आप फोकस नहीं है। अगर फोकस होंगे तो आपको किसी ना किसी चीज में डाउट क्रिएट होगा। आई फील वेरी ब्लेस्ड टू क्लियर योर डाउट्स, जस्ट ट्राई टू रेज योर क्वेश्चंस। बिना देरी के अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर पर आते हैं, जिसका नाम है चैप्टर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कॉन्सेप्ट। बच्चा, जब भी हम AD/AS की बात करते हैं, बच्चों के दिमाग में एक अलग सा फितूर कह लीजिए इस चैप्टर के लिए क्रिएटेड है कि भैया ये बहुत मुश्किल चैप्टर है, ये समझ नहीं आएगा और इस चैप्टर के नंबर गोड़ के आएंगे। बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। इस चैप्टर में इतना आसान कॉन्सेप्ट आपको रहेगा कि आप चाह कर भी गलत नहीं कर पाएंगे। बस आपको चीजों की ट्रिक पकड़नी है। कैसी ट्रिक, जरा पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चा। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड और उसके कॉन्सेप्ट, जिसे हम शॉर्ट में AD कहते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे AS के कॉन्सेप्ट। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस विद propensity to save and propensity to consume, सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन। इन सब चैप्टर्स में, इन सब टॉपिक्स में आज हम डील करने वाले हैं बच्चा। चैप्टर की शुरुआत करते ही हमें एक चीज मिलती है, कॉन्सेप्ट ऑफ AD। देखिए, AD का मतलब है एग्रीगेट डिमांड। बच्चे, क्या डिमांड आप पहली बार सुन रहे हो? क्या आपने कभी डिमांड टर्म पहले नहीं सुना? 11th विदाउट पढ़े पास हो गए हो क्या? नहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? डिमांड क्या होती है? जब कोई चीज को हम खरीदना चाहें और उसे अफोर्ड भी कर सके, व्हेन एन इंडिविजुअल विल टू बाय एंड एबल टू बाय। जहां इंडिविजुअल लगा वो डिमांड थी, पर जब हम पूरी इकोनॉमी एज अ होल को लेके चले तो वो मेरी AD बनती है बच्चा। क्या बनती है? AD, एग्रीगेट डिमांड मींस the demand of all final goods and services
प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जरा समझिए क्या कह रहा है। एडी डज नॉट रेफर्स टू द डिमांड ऑफ एनी पर्टिकुलर गुड for service in the market, but it refers to the demand of all goods and services in a economy. AD is often measured for a period of accounting year. AD याद रखिए एक accounting year के लिए measure किया जाता है. So it is a flow concept. It is a फ्लो कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देखो दोनों मैंने क्लियर किए थे, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अभी के अभी आपके पास कितना पैसा, ये स्टॉक है, आपने एक महीने में कितना खर्च किया, ये आपका फ्लो है बच्चा। क्या है? फ्लो। और एडी हमेशा फ्लो कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। और बच्चे आगे क्या कह रहा है, एडी कैन बी मेजर्ड विथ रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी और विथ रेफरेंस टू द लेवल ऑफ इनकम। या तो हम जनरल प्राइस लेवल पर बात करके एडी को मेजर कर सकते हैं, या हम बच्चे अपनी इकोनॉमी में इनकम के लेवल के बेसिस पर भी एडी को मेजर कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। एडी राइज एज लेवल ऑफ इनकम राइजेस, अगर इनकम का लेवल बढ़ रहा है तो एडी भी बढ़ता जाएगा। फिर क्या कह रहा है, एडी इज मेजर्ड नॉट ऑन सम ऑफ टोटल फिजिकल क्वांटिटी और गुड्स डिमांड इन इकोनॉमी। बच्चा टोटल फिजिकल क्वांटिटी का सम एडी नहीं है, पर उस किस प्राइस पर वह क्वांटिटी मेंटेन करी जा रही है उसको हम एडी में इंक्लूड करेंगे। एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेसेस व्हाट पीपल विश टू स्पेंड। एडी हमेशा यह बताता है कि लोग इकोनॉमी में कितना स्पेंड करने वाले हैं या कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं। बच्चे याद रखिएगा इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एडी इज द, यहां पर ये जो डिफिनेशन है इसको टिक कर लो या नोट कर लो, आपको याद रहनी चाहिए। एडी इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर that the people plan to incur in the purchase of goods and services produced in the economy। एक इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही हैं उस पर जो एक एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, लोगों के द्वारा प्लान बनाया जा रहा है खर्च करने का, उसे हम एडी कहते हैं। बच्चा बिहेवियर ऑफ एडी एंड स्केड्यूल। एडी को एक स्केड्यूल से समझा जाए, वाई हमारी पहले जीरो है। जब इनकम जीरो है और लोग कंजम्पशन कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं 30 रुपए खर्च करने का, तो ये हमारा एक एडी है। इस तरीके से आपको एक टेबल दी गई है, पर सबसे पहली चीज कि एडी निकाला कैसे जाता है, एडी के कंपोनेंट क्या हैं, जरा उनकी हम बात कर लेते हैं। बच्चे अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने एडी के कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया, अब हम जरा कंपोनेंट की बात करते हैं। तो एडी के सबसे पहले याद रखिए, जब हम बात करेंगे टू सेक्टोरियल इकोनॉमी की, किसकी, टू सेक्टर, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर को इंक्लूड करेंगे। क्या कह रहा है, इट इंक्लूड हाउस होल्ड सेक्टर एंड इट इंक्लूड प्रोड्यूसर सेक्टर, स्पेशली देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर इन दिस एडी। बच्चा अगर एडी टू सेक्टोरियल है तो आप सिर्फ कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर की ही बात करेंगे। क्लियर है? तो यहां पर एडी का फॉर्मूला आपका ड्राइव होगा, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। और अगर बच्चे इसमें गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाएगी तो हमारा फॉर्मूला होगा एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, यानी कि हम 3 सेक्टोरियल मॉडल की बात कर रहे हैं। बच्चा इकोनॉमी दो तरीके की होती है, एक होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में हमेशा फॉरेन ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस रहती है। तो जब हम सिर्फ देश के अंदर की ही बात कर रहे हैं, जैसे C प्लस आई प्लस जी, ये हमारा इंटरनल है, अभी यहां पर फॉरेन ट्रेड इंक्लूड नहीं हुआ है, यहां पर ये क्लोज इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी? क्लोज। पर जब इसमें इकोनॉमी को ओपन किया जाएगा, ओपन इकोनॉमी की बात करेंगे, तो बच्चा इसमें C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी इंक्लूड रहेगा। ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी क्लियर है। और आपके कोर्स में बच्चे बात होगी कीन्सियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमी, किसकी? कीन्स के अनुसार जो भी हम एडी की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू कीन्स, एक बहुत बड़े स्कॉलर रहे इकोनॉमिक की फील्ड में, उनके अनुसार हम सिर्फ एडी को C प्लस आई तक ही मेजर करने वाले हैं। क्लियर है? टोटल कंपोनेंट आ जाएगा लिखेंगे को, या आ जाए डिफाइन C प्लस आई प्लस जी ब्रैकेट में x माइनस एम। क्या है? तो आपको याद है, C का मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन, आई का मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, जी का मतलब गवर्नमेंट कंजम्पशन, या आई को हम प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। एक्स माइनस एक्सपोर्ट को एक्स से और इंपोर्ट को एम से डिनोट किया जाता है। हमने ओपन इकोनॉमी को पढ़ लिया। अगर हम बात करें एडी के कर्व की, बच्चे एक्स एक्सेस पे हमेशा इनकम और वाई एक्सेस पे हमेशा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो देखिए ये आपकी इनकम की लाइन है, याद रखिए इनकम की लाइन भी 45 डिग्री की रहती है। जैसा कि अभी हम बात करेंगे आगे, AS इक्वल टू वाई,
AS इक्वल टू वाई, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू इनकम, ये नोट करते जाइएगा। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल रहेगा इनकम कैन बोथ द कर्व ऑफ AS एंड वाई। वाई को हमेशा इनकम से डिनोट किया जाता है, वाई का मतलब इनकम है और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट है। याद रखिए यहां पर ये कंफ्यूजन हो जाता है, वाई इक्वल टू इनकम एंड आई इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। पक्का? देखो यहां पर ये हमारा इनकम लाइन जा रहा है और यहां से ये हमारा एडी जा रहा है, एडी सी प्लस आई होता है। क्या होता है? सी प्लस आई। अब एक बात आपके मन में आ रही होगी कि सर यहां ये 0 से 20 या 30 तक गैप क्यों आ रहा है, ये एडी का कर्व ओरिजिन से शुरू क्यों नहीं हुआ? बच्चे जैसा कि आपने अभी शेड्यूल में देखा है, y 0 है तब भी एडी 30 है, मतलब जब इनकम 0 होगी तब भी कुछ कंजम्पशन रहता है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं इनकम 0 है लेकिन कंजम्पशन 30 है, इसे कहा जाता है सी बार। क्या कहा जाता है बच्चे? सी बार, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या कहते हैं हम? ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं बच्चा एएस की। किसकी बात करते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। क्या कह रहा है? एग्रीगेट सप्लाई refers to the aggregate production as planned by the producer during an accounting year. It implies the flow of goods and services in the economy during an accounting. एक accounting year में प्रोड्यूसर goods and services पर कितना प्लान कर रहा है प्रोडक्शन को, उसे हम एएस कहते हैं। बच्चा जब हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की, जरा इसके शेड्यूल को देखिए। जब इनकम 0 है तो यहाँ पर सप्लाई भी 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि 0 इनकम में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं रहता है। और जब इनकम 20 है तो सप्लाई 20। ये सेम आपको दोनों दिख रहे होंगे। क्यों? मैंने अभी जस्ट आपको पहले बताया पिछले टॉपिक पे, क्या एएस इक्वल टू वाई होता है। एएस इक्वल टू वाई होता है। हमेशा ये बात आपको अपने माइंड में लेके चलनी है। इसके बाद हम बात करते हैं एएस के कर्व की। एक चीज आप दिमाग में रखिए, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस। एएस ऑलवेज इक्वल टू सी प्लस एस। ये फॉर्मूला अभी नोट डाउन करिए। सी का मतलब कंजम्पशन एंड एस का मतलब सेविंग। द सम ऑफ एएस इज इक्वल टू इनकम। याद रखिए, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनकम इज इक्वल टू एएस, और दोनों की डिग्री हमेशा 45 डिग्री से ही एक कर्व बनता है। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। अब हम बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की। किसकी बात करते हैं हम? कंजम्पशन फंक्शन। Household consumption expenditure C is an important component of aggregate demand in the economy and is directly related to the income. Higher income leads to higher consumption. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। याद रखिए ये वाली बात, क्या? हायर इनकम हायर कंजम्पशन एंड वाइस वर्सा, लोअर इनकम लोअर कंजम्पशन। बच्चा यहां पर दूसरी लाइन क्या कह रहा है? द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ एल्जेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन C and Y is called consumption function। अगर आ जाए वो the relation between C and Y is known as, it is known as algebraic relation और functional relation। किस तरीके से न्यूमेरिकली एल्जेब्रिकली हम इसको समझते हैं। और याद रखिएगा जब इनकम 0 होती है यानी कि Y भी 0, सेविंग इज इक्वल टू निगेटिव। सेविंग कैसी होगी वहां पर? निगेटिव, जिसे हम कहते हैं डिससेव। अब आप यहां पर एक चीज समझ सकते हैं कि इनकम हमारी 0 है, कंजम्पशन हमारा 20 है, तो भाई ये पैसा कहां से आ रहा है? जब हम कुछ कमा ही नहीं रहे तो कंज्यूम कहां से कर रहे हैं? तो बच्चे इसका मतलब हम ये पैसा यूज कर रहे हैं सेविंग से। कहां से? सेविंग से। तो यहां पर सेविंग माइनस में जाएगी। कहां जाएगी? माइनस में। इसे कहा जाता है डिस सेविंग। क्या कहा जाता है बच्चा? डिस सेविंग। आगे देखिए, हमारी 45 डिग्री की ये जो लाइन गई है ये हमारी y है, ये हमारा c है, और जिस पॉइंट पर y और c इक्वल होते हैं उसे हम कहते हैं बच्चा ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहा जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। द पॉइंट वेयर कंजम्पशन इक्वल टू इनकम। द पॉइंट वेयर कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, मतलब जितनी यहाँ कंजम्पशन है उतनी ही यहाँ पर इनकम है। 100 रुपए, जैसा कि आप यहाँ कर्व में देख पा रहे होंगे बच्चा। देखिए इनकम 0, कंजम्पशन 20, इनकम 50, कंजम्पशन 60, इनकम 100, कंजम्पशन भी 100, और इस पॉइंट पर अगर हम सेविंग को देखेंगे तो वो 0 रहेगी। बच्चे जब भी कंजम्पशन और इनकम सेम होंगे ऐसे में हमारी सेविंग नील होगी। बच्चा क्या होगी? नील। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कर्व। बच्चे कंजम्पशन फंक्शन कर्व का स्लोप कैसा रहता है? द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन नीड सम observations. It refers to the rate at which C increase in response to
अ गिवन इंक्रीज इन y, जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे c बढ़ता जाएगा। तो हमें एक चीज समझ आती है कि कंजम्पशन का स्लोप भी अपवर्ड होगा। कैसा होगा बच्चा? अपवर्ड। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि यहां पर आपको पता चल रहा है स्लोप ऑफ सी लाइन, स्लोप ऑफ सी लाइन मींस चेंज इन सी अपॉन चेंज इन y, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन y। हम इसे प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। प्रोपेंसिटी एक टर्म यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है आपकी क्षमता। क्या कहा जाता है बच्चे? क्षमता। चलो अब यहां पर बच्चा हमारे पास दो टर्म आ रहे हैं, एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बच्चा एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई और एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, सी अपॉन वाई। देखिए क्या कह रहा है, इट नीडेड टू बी नोटेड दैट एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड marginal propensity to consume are different concept even when both indicate the ratio between consumption। देखिए बच्चा, जब भी हम एक मार्जिन की बात करते हैं तो हम चेंज डेटा लेते हैं, मतलब एक से दूसरे के बीच का डिफरेंस हमारा मार्जिन कहलाता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिफरेंस हमारा मार्जिन है। बच्चे हमेशा दो चीज के बीच का डिफरेंस, जैसे एक पॉइंट है 10 और एक पॉइंट है 20, तो इनके बीच का डिफरेंस जो 10 है ये मेरा मार्जिन है। एडिशनल यूनिट कंज्यूम या एडिशनल कंजम्पशन मेड एट अ इंक्रीज इन एडिशनल इनकम, द डिफरेंस ऑफ दैट विल नोन एज एमपीसी। उसके डिफरेंस को हम एमपीसी कहते हैं और एपीसी में हम टोटल कंजम्पशन को डिवाइड करते जाते हैं हमारी उस लेवल की टोटल इनकम से, तो वो हमारा एवरेज निकल के आता जाता है। देखिए एपीसी इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल income, while MPC is the ratio between additional consumption and additional income, additional consumption and additional income। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद समझिए बच्चा, ये फॉर्मूला दोनों लिख लीजिएगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इनसे। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। जब भी मैं आपसे बात करूं एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की, तो आप क्या देखेंगे, C इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी, C इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी वाई। बच्चे बी को यहां पर हम याद रखेंगे एमपीसी से। किससे याद रखेंगे? एमपीसी। इसमें कोई और अंतर नहीं रहने वाला। बी एक कॉमन टर्म है, मैं हमेशा एमपीसी बताता हूं। याद रखो क्या, सी इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी वाई। सी बार मैंने अभी जस्ट आपको शुरू में ही बताया क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। सी बार का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। पक्की बात है? कोई डाउट? इतना अगर कहीं से कहीं तक कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या मुझे मेल कर दीजिए। हमारी ईमेल आईडी trickeyeconomics@gmail.com। और अगर आप चाहें तो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर, जिसमें आपको सिर्फ लिखना है ट्रिकी इकोनॉमिक्स और टॉप पर सबसे ऊपर हमारा अकाउंट आपको दिख जाएगा। देखिएगा आगे, C bar is the equation refers to the minimum level of consumption। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा था y is 0, तो वहां पर जो कंजम्पशन है, जीरो इनकम पर पे अगर आप कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे आप C बार कहेंगे। बच्चा क्या कहेंगे? C बार। बच्चे इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करते हैं सेविंग फंक्शन को। क्या कह रहा है हमसे? इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड सो दैट y इक्वल टू C प्लस S। क्या कह रहा है? या तो इनकम कंज्यूम होगी या इनकम सेव होगी, तो हम एक इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू C प्लस S, जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूं। बच्चे इसके बाद क्या कह रहा है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ C बिहेव विद रिस्पेक्ट ऑफ y। हमने डिस्कस किया ऐसे y में चेंज आने पर C बिहेव करता है या C में चेंज आने पर y के चेंजेस को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बच्चे अब हम बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन की साथ में। वंस कंजम्पशन फंक्शन इज स्पेसिफाइड, सेविंग फंक्शन कैन इजीली बी ड्राइव। अगर आपको एक बार कंजम्पशन फंक्शन पता चल गया तो आप सेविंग फंक्शन को इजीली ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज वी नो दैट द ब्रेक इवन पॉइंट ऑलवेज मींस C इज इक्वल टू y एंड द पॉइंट वेयर C इज इक्वल टू y द S बिकम 0, द S बिकम 0। जरा देखिएगा यहां पर बच्चे, यहां आप देखिए क्या कह रहा है, इनकम 20, सॉरी
बच्चे आपको इनकम बताई है 0 और आपसे कंजम्पशन बताया है 20, कितना बताया है 20। तो 0 इनकम में अगर आप 20 का कंजम्पशन कर रहे हैं तो कहां से पैसा आ रहा है, चोरी करके? जी नहीं, हम अपनी सेविंग को यूज करें। जैसा हम सबको पता है कि जब लॉकडाउन लगा तो बच्चे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी थी, कहीं पर सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं थी। लॉकडाउन के पीरियड में मोर देन 20 करोड़ यानी कि 20 करोड़ पीपल अपनी जॉब्स छोड़ चुके थे या उनको रिट्रेंच कर दिया गया था। तो ऐसे में उनके पास अब कोई सोर्स ऑफ अर्निंग तो नहीं थी। आप सभी जिनके पेरेंट बिजनेस में हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब इनकम 0 हो चुकी थी, सभी बिजनेस बंद हो चुके थे, तब घर वाले खर्चा कैसे चला रहे थे? वो जो पास्ट की उनकी सेविंग थी वो उसको यूज कर रहे थे। तो इसीलिए कहते हैं कि इनकम 0 होने पर भी क्या आपका खाना रुक गया, क्या आप लोगों के यहाँ आपकी पढ़ाई रोक दी गई, क्या आपको स्कूल नहीं भेजा गया? कोविड के बाद सब कुछ हुआ, और कोविड के दौरान भी कम से कम खाना पीना, दूध चावल आटा दाल, ये सब का कंजम्पशन हो रहा था। इसका पैसा कहाँ से आ रहा था? फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिल रहा था, हाँ या ना? फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिल रहा था ना मिडिल क्लास पीपल्स को, हम लोगों को। तो ये खर्चा हम अपनी सेविंग को निगेटिव करते हुए कर रहे थे। तो ऐसे में जब इनकम 0 होगी, कंजम्पशन माइनस किया जाएगा सेविंग में से। कहां से? सेविंग में से। यानी कि जब इनकम 0 हो तो वहां पर सेविंग हमेशा निगेटिव होगी। कैसी होगी? निगेटिव। देखिए, कंजम्पशन के बाद इनकम 50 हुई, कंजम्पशन 60 हुआ, तो यहां पर एक्स्ट्रा 10 रुपए अभी भी हैं, ये अभी भी सेविंग से ही जा रहे हैं। उसके बाद जहां 100 इनकम वहां 100 कंजम्पशन, और ऐसे में सेविंग हमारी हो गई बच्चा 0। यानी कि यही पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है बच्चे। क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं और हम डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं सेविंग फंक्शन की। बच्चे आपको पता है कि जब y 0 होगा तो ऐसे में सेविंग हमेशा निगेटिव होगी। तो सेविंग कर्व हमेशा बिलो द ओरिजिन शुरू किया जाएगा, क्योंकि आपको अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी तो याद होगा प्लस प्लस माइनस माइनस। तो सेविंग फंक्शन हमेशा माइनस से शुरू होगा और फिर एक पॉइंट आएगा जहां 0 होगा, और ये 0 जहां पर सेविंग होगी वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। कैसा पॉइंट होगा? ब्रेक इवन। और उसके बाद फिर धीरे धीरे सेविंग बढ़ती चली जाएगी। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इतने पॉइंट में बच्चा? अगर हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को रेज जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहां पर क्या बता रहा है आपको। इसके बाद आपसे बात की जाएगी स्लोप लाइन ऑफ सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन का स्लोप कैसा होता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बच्चे जैसे आपने पढ़ा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बच्चा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी का मतलब क्षमता, वहां पर कंजम्पशन की क्षमता थी, यहां पर सेविंग की क्षमता कि आप अपनी इनकम में से कितना सेव कर सकते हो, उसे कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्लियर? बच्चे मार्जिन का मतलब एडिशन होता है। क्या होता है? एडिशन। जरा समझिएगा इस पॉइंट पर। ये कर्व देखिए, आप 0 से यहां पहुंचे तो यहां से यहां तक एक्स्ट्रा डिफरेंस जो है वो कितना है? 10 पॉइंट का। कितने का? 10 पॉइंट का। तो ये हमारा एडिशन है। तो स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट? पक्का? स्लोप एमपीसी को ही हम स्लोप कहते हैं, और सेविंग फंक्शन कर्व की अब हम एक एल्जेब्रिक इक्वेशन को समझते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को हम स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन कहते हैं, जहां पर चेंज इन एस इज इक्वल टू चेंज इन वाई होता है। पक्का? फिर हमसे क्या कह रहा है? एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। बच्चा जैसे कि वहां पर आपने एपीसी पढ़ा, यहां आप एपीएस को पढ़ रहे, रिलेशन, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वर्क हियर। अगर आपने एक को समझ लिया तो दूसरी चीज को आप को रिलेट करके बहुत इजीली समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज होती है चीज को कनेक्ट करना। मेरी एक बहुत सिंपल सी थ्योरी है, कनेक्ट, रिलेट एंड करेक्ट। पहले मैं उस चीज से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूं। मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूं। अब मैं इकोनॉमी को एक प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेट करने की कोशिश करता हूं कि एक आम जिंदगी में व्यक्ति इकोनॉमी को कैसे रिलेट कर सकता है। मैंने इकोनॉमिक को ऐसे ही समझा है और तभी आज मैं इकोनॉमिक पढ़ा पा रहा हूं। आखिरी सी आएगा, करेक्ट। आप अपनी गलतियों को खुद ही करेक्ट कर सकते हैं, और पेपर से पहले अगर आपने अपनी गलतियों को करेक्ट कर लिया तो आपके नंबर कहां जाने वाले? कहीं नहीं भाई। देखो फिर हम बात करते हैं एपीएस, इसीलिए मैं कह रहा हूं वहां एपीसी यहां एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। बेटा वहां पर क्या था? सी अपॉन वाई, यहां पर होगा एस अपॉन वाई। एवरेज निकाला जाएगा एस अपॉन वाई, और मार्जिन में हमेशा डेल्टा का साइन आगे लग जाएगा, यानी कि हम चेंज की बात करेंगे। बच्चे अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं
कंजम्पशन फंक्शन के बाद सेविंग फंक्शन के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरीके से एल्जेब्रिकली हम सेविंग फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन जो रहती है वो रहती है S इज इक्वल टू माइनस सी बार। देखिए क्योंकि सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन को रिलेट करता है, जहां इनकम जीरो वहां पर कंजम्पशन उसे ऑटोनोमस कंजम्पशन कहेंगे, और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा हमारा सेविंग से ही किया जाता है, इसीलिए माइनस सी बार। और यहां पर है 1 माइनस बी, बी का मतलब एमपीसी, बी का मतलब एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू हम कह सकते हैं एमपीएस, बिकॉज वी नो दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। याद रखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का अगर समेशन किया जाएगा तो हमेशा एक ही आएगा, कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर? देखिए बच्चा, वी नो दैट द y always remain equal to as and as curve always a 45 डिग्री कर्व। तो ओरिजिन से हमने एक 45 डिग्री का कर्व बनाया जो हमारा इनकम का कर्व है, और उससे थोड़ा सा ऊपर बीच में मार्जिन छोड़ के, क्यों? क्योंकि जब इनकम जीरो होती है तो कुछ खर्चा किया जाता है, उसे ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। तो यहां से यहां तक ये हमारा सी बार है, और वहां से फिर हमने कंजम्पशन कर्व को ड्राइव किया। अब ये हमारा y है, ये हमारा कंजम्पशन, और इस पॉइंट पर यहां पर दोनों इक्वल है, और जहां y और c इक्वल होता है, हाँ ये इक्वल था, उससे सीधी एक स्ट्रेट लाइन ड्राइव करके मैं लेके आया अपने सेविंग कर्व पे, और जहां सेविंग जीरो है, जहां सेविंग जीरो है वहां पर ब्रेक इवन पॉइंट रहता है। तो मैंने कंजम्पशन कर्व को ड्रॉ कर लिया। अब यहां से एक लाइन नीचे की तरफ और यहां से उतनी ही लाइन ऊपर की तरफ चली जाएगी, और हमारा सेविंग कर्व बन के रेडी रहेगा। क्लियर है बच्चा? मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक के पढ़ाए सभी टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं इनको, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के लिए, एक बैकग्राउंड के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है। बच्चा अब देखिए क्या कह रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। हमेशा एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। इतनी बात क्लियर है? पक्का? अब जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक चीज फिर से थोड़ा सा जरा पीछे लेके चल रहा हूं। अभी मैंने क्या सिखाया, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, वो इक्वेशन यहीं से ड्राइव होके आई है। क्या लिखा था सेविंग इक्वेशन में, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी, बी मतलब एमपीसी। तो जरा आप देखिए एमपीसी इधर आके माइनस में होगा, तो एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, विच मीन्स हम बात कर रहे थे एमपीएस की। किसकी बात कर रहे थे? एमपीएस। कोई समस्या? बच्चे आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के डिटर्मिनेंट की। इसी सीरीज का हमारा वो अगला चैप्टर रहने वाला है। देखिए पहले एडीएस कंबाइन चलता था, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता था, तो अब इसको 3 पार्ट्स में बांट कर दिया गया है। तो हम इसके सेकंड पार्ट में अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चे चैनल को अपना प्यार देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल की रीच पहुँचाते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोज़ देख रहे हैं, वॉच टाइम आ रहा है, पर वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपको बताऊं कि मेरा वॉच टाइम मोर देन 84% नॉट सब्सक्राइब सोर्सेज से है, मतलब वो वीडियोस देख के पढ़ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो बच्चे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, वो जो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमसे रेगुलरली कनेक्ट हो जाएं और एक बॉन्ड हमारे बीच बन जाए, जिसे हम कहेंगे सब्सक्राइबर बॉन्ड। क्या कहेंगे? सब्सक्राइबर बॉन्ड। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू।